सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी के अदम इत्तेमाद फार्मूले पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर यह भी है कि नून लीग की हाँ में भी ना छुपी हुई है। नून लीग ने कहा है कि वो पंजाब से तब्दीली सरकार को तब्दील करने के लिए राजी है, लेकिन इसके लिए नून लीग की तरफ से दो शर्तें सामने आई हैं। पहली शर्त यह है कि पीपल्स पार्टी तहरीके अदम इत्तेमाद के लिए अपने नंबर शो करे। बिल्कुल ठीक शर्त है। पीपल्स पार्टी की तरफ से मुतवक्के नंबर्स क्या हो सकते हैं? अंदाजा है कि इस मजमूए में नून लीग के साथ साथ काफ लीग भी शामिल हो, तरीन ग्रुप को भी गिनती में शुमार किया गया हो। ऐसे में पंजाब में अदम इत्तेमाद की तहरीक की कामयाबी यकीनी लगती है। लेकिन दूसरी शर्त जो पीपल्स पार्टी ने रखी है वो बड़ी मुश्किल है। इसी को लेकर तज्जियाकार नून लीग की हां को ना करार दे रहे हैं। यह शर्त है कि इस तब्दीली के लिए ताकतवर हलकों का न्यूट्रल होना जरूरी है, यानी ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी वाला मामला है। और पीपल्स पार्टी की तरफ से कमर जमान कायरा साहब ने बहुत खूब जवाब दिया है कि अगर न्यूट्रल अंपायर का इंतजार ही करते रहना है तो फिर अगला इलेक्शन लड़ने का भी कोई फायदा नहीं। इसलिए यह तहरीके अदम इत्तेमाद वाला मामला फिलहाल खूब खाते में ही लगता है। एक और मामला जिसका इस वक्त सियासत में शोर मचा है वो कबल इस वक्त इंतखाबात का है। बिलावल भुट्टो ने तो अपने कारकुनों को नए इंतखाबात की तैयारी की हिदायत भी कर दी है। एक तरफ तहरीके अदम इत्तेमाद की ऑफर और दूसरी तरफ कबल इस वक्त इंतखाबात का शोर। लगता है सियासत में सब ही अंधेरे में तीर चला रहे हैं। वाकिफान हाल का तो यह भी दावा है कि हुकूमत भी कबल इस वक्त इंतखाबात की हामी है, क्योंकि इसी सूरत इसे सियासी शहीद बनने का मौका मिल सकता है। ये बात तो कई वफाकी वज़रा दोहरा चुके हैं कि वज़ीर आज़म ब्लैकमेल नहीं होंगे बल्कि असम्बलियां तोड़ देंगे। असम्बलियां टूटती हैं या फिर तहरीके अदम इत्तेमाद की क़यामत, इसका फैसला वक्त करेगा। और इस वक्त को लेकर कुछ सियासी पंडित अक्टूबर को अहम करार दे रहे हैं और कुछ मार्च 2022 को। इन पेशगोइयों में कितनी सदाकत है? पीडीएम के दोबारा मुतहरिक होने और कराची जलसे से फिर आगाज के पीछे क्या सियासत है? इसी पर पहले बात करेंगे। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, एक तो हम सियासत पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन मुझे एक खदशा इस बात का है कि असद उमर साहब भी कह रहे थे जी ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद जो है वो एक तरह से बिल्कुल एक यानी धमाका हुआ है ये वबा का, इतनी तेज़ी से फिर फैली। तो अब जब ये आप जलसे करेंगे कराची में, मरियम साहबा को भी कोरोना हो गया, दीगर लीडर्स को भी हुआ, तो ये क्यों कर रहे हैं जब कुछ पता है, सबूत सामने, खुद अपने लीडर्स इसका शिकार हुए, लेकिन फिर भी जलसा करना है? उसामा साहब, अनफॉर्चुनेटली से जो हमारे सियासतदान है ना, वो उनको कोरोना शरोना से कुछ नहीं, उनको बस उनकी सियासत से उनको चाहिए कि ये सियासत जो है ना ये पीछे ना रह जाए, कोरोना आगे जाता है तो चला जाए। आप देखें कि कोरोना जब अरूज पे था तो उस वक्त भी पीटीएम जो थी वो लाहौर का जो जलसा था, आप उसको देख लें, उसमें कोरोना अरूज में था। रावलपिंडी का जलसा, गुजरावाला का जलसा, गुजरावाला के जलसे में तो राना सनाउल्लाह ने कहा था जी कोरोना को हम मार भगाएंगे। उसके बाद देखा गया आपने सारी पीएमएलएन की जो टॉप लीडरशिप थी वो सारी कोरोना का शिकार हो गई। अब फिर कराची में एक तरफ कोरोना बढ़ रहा है, एक तरफ वहाँ पर आप देखें तो वहाँ पर एसओपी जो है वो है पाबंदियाँ, और दूसरी तरफ जो है वो नून लीग वापस जलसा करने जा रही है। एक तो इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, बिलावल जो है नून लीग को ये कह रहे हैं कि आओ पंजाब असम्बली में नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, नेशनल असम्बली में लेके आते हैं। अब बिलावल उनसे कहे ना कि कराची में जलसा नहीं हो सकता, सिंध गवर्नमेंट एनओसी ना दे उनको, सीएम सिंध गवर्नमेंट कन्वे करे। जनाब, सिंध गवर्नमेंट का फेडरल गवर्नमेंट से फटा आपके सामने है। सिंध गवर्नमेंट का ख्याल था कि जनाब हम एसओपी पे अमल उसी तरह में कराएंगे जब लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन पे कितना शदीद फटा और कितना सख्त चांस है सिंध गवर्नमेंट का। अब नून लीग जब जलसा करने जा रही है तो पार्टी को चाहिए कि उसको एनओसी ना दे, इजाजत ना दे कि भाई पहले ही कराची में बड़ा कोरोना है और तुम आगे इसको मजीद बढ़ावा करने लगे हो, इसको इजाफा करने लगे हो। लेकिन ये अब टेस्ट केस है बिलावल भुट्टो जरदारी का कि बिलावल भुट्टो साहब इसको किस तरह से डील करते हैं। अच्छा सर, नंबर गेम पर आ जाते हैं क्योंकि फिर गुलाम मुर्तज़ा साहब की तरफ भी जाएंगे। ये बताएं कि अगर तरीन ग्रुप या काफ लीग आ जाए तब भी और अपने लोग भी आ जाएं, ये बड़ा डूएबल लगता है। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का सेनेटर मुंतखब होना हो सकता है तो ये तो पंजाब में तो बहुत ही थिन मेजॉरिटी है इस वक्त, इत्तेहादियों को मिलाकर भी
तहरीक इंसाफ के पास, और फिर बुज़दार साहब से तो अपने लोग भी नाराज़ हैं, तो क्यों नहीं नून लीग जो है पीपल्स पार्टी की ऑफ़र की तरफ आ जाती है? उसामा साहब, यूसुफ गिलानी और जो सेनेट का इलेक्शन था वो और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। सेनेट का इलेक्शन जो था वो खुफिया राय शुमारी के ज़रिए था। उसमें जो वोट है आप अगर दूसरी तरफ डाल देते उससे डिस्क्वालिफिकेशन का कोई ख़तरा नहीं था। ठीक। अब ये जो सीएम का इलेक्शन है, आइनी तौर पर अगर कोई पीटीआई का बंदा सीएम के ख़िलाफ़ वोट डालता है या सीएम को कॉन्फिडेंस का वोट नहीं डालता तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब जहांगीर तीन साहब के 31 बंदे हैं, तो अगर वो डिस्क्वालीफाई होना चाहते हैं क्योंकि उन सब का ताल्लुक पीटीआई से है, तो डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो सर, ये तो फिर ये रिस्क है, रिस्क लेना पड़ेगा, उनको डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा इस हुकूमत को गिराने के लिए। हाँ, एक ही तरीका है अगर डिस्क्वालिफिकेशन से बचना है तो चौधरी प्रेलाई जो है वो इनके साथ चले जाएं। उनकी जो 10 सीटें हैं वो जाके पीडीएम के पल्ले में डाल दें, बिलावल भुट्टो और नून लीग के पल्ले में डाल दें, तो पंजाब में तब्दीली आ जाएगी, पंजाब में बात बदल जाएगा। लेकिन चौधरी बरादरान अभी तक मुझे नहीं लगता कि वो पंजाब में कोई तब्दीली चाहते हैं। चले, उनका वैसे भी मुझे नहीं लगता उनका फायदा क्या होगा। चौधरी प्रेलाई को तो वज़ीर आला इन्होंने बनाना नहीं है। अच्छा, गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये जो ऑफर हो रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से, फिर नून लीग इसको क्यों नहीं मान रही? यही वजूहत है, उनको नजर आ रहा है कि यकीनी हार है, या वो इसका इंतजार करें कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ मिलेगी तो ही कुछ होगा, खुद अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकते? देखिए, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसका जो इस पार्लिमानी जो 5 ईयर्स हैं जिसमें से 3 गुजर चुके हैं, इन 3 सालों में जो किरदार है पार्लियामेंट के अंदर, अगर आप सामने रखें तो आपको बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर एतमाद करने के लिए ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ तैयार है, ना मौलाना फजल रहमान तैयार है। अच्छा, चेयरमैन सेनेट का मामला आपके सामने है, और उसके बाद फिर आपके सामने डिप्टी चेयरमैन सेनेट का मामला है, फिर आपके सामने सेनेट में ही अपोजिशन लीडर का जो मामला है वो आपके सामने है। कौमी असम्बली के इंतखाबात में जो स्पीकर का इंतखाब था, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब था, उस वक्त भी आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, और इन बिटवीन भी। तो ये सारी सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को ये डर है कि ये किसी वक्त भी, ये तो मौका ढूंढते हैं कि किसी वक्त भी कुछ न कुछ ऐसा कर लें, फिर उसको जमहूरियत का और उसको मुल्क में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का नाम दे के तो वो बरीज़िम्मा हो जाएं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं नून लीग के भी और मौलाना फजल रहमान के भी। अभी इतना तो नहीं है, राब्ते शाब्ते तो हैं, हल्के फुल्के हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि फ़ौरी तौर पे वो उनके कहने के ऊपर तहरीक एतमाद उधर ले आएंगे इधर ले आएंगे। तो कौन ज़मानत देता है इस बात की? ताहम इस वक्त जो बहुत ही अहम डेवलपमेंट है जी, वो जहांगीर तरीन साहब अगर राब्ता इस्तवार कर लेते हैं पीपल्स पार्टी से या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और वो ये कह दें कि हमारे जो अरकान हैं वो वोट नहीं डालेंगे, सिर्फ इतना ही कह दें, तो गवर्नमेंट ख़त्म होती है। अच्छा, पंजाब की गवर्नमेंट ख़त्म होती है। वो उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की जो क्लॉज है वो लग जाएगी, लेकिन वो वहाँ से हुकूमत का खात्मा कर जाएंगे, क्योंकि 31 बंदे हैं, 30 बंदे हैं, अगर वो उनमें से 25, 26, 27 बंदे भी, फ़र्क कितना है वहाँ पे? सही। तो वो वहाँ पे ये इस सूरत में हो सकता है, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और काफ लीग की आपस में जो है वो मोहब्बत मज़ीद बढ़ जाए। अच्छा। तो उसके बाद से ये पोजीशन जो है वो हो सकती है। अदरवाइज मोहब्बत है मज़ीद बढ़ने की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ नहीं बढ़ने की गुंजाइश अगर मोहब्बत है। अच्छा, मोहब्बत मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, एक और बड़ी चीज़ नोट करने वाली है, आगे डाला जाएगा। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा साहब, एक और बड़ी अहम चीज़ के जो हम देख रहे हैं पीडीएम के इजलास के बाद जो बातें हुई, बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें तो एक तो वो कोई सिलेक्टर की बात नहीं हुई, कोई एस्टैब्लिशमेंट को नहीं लताड़ा गया, बल्कि आप देखिए कि शहबाज शरीफ की जो सोच है वो नजर आती है कि जी पार्लियामेंट में मौजूद जमातों को इत्मीनान में लेने का फैसला किया गया है, पार्लियामेंट में मौजूद जमातों को। दूसरी तरफ ये बात हो रही है जी महंगाई के खिलाफ अब ये जलसा है, महंगाई को फोकस कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू भी अगर आप देखें तो वो इसका मतलब है कि मरियम और नवाज शरीफ या मौलाना फजल रहमान साहब का बयानिया गया, इसीलिए मौलाना साहब का चेहरा उतरा हुआ था। देखें, वो जाना चाहिए है, और अगर वो वाक़तन उन्होंने सोच लिया है कि इस बयानिए को दफना दिया जाए तो मेरे ख्याल में मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा।
और ये बार बार इसको हम मेरे ख्याल में नहीं इसको खींच के लाना चाहिए कि क्यों आप छोड़ रहे हैं इस बयानिए को। अगर ये आराम से छोड़ रहे हैं और पार्लिमानी पॉलिटिक्स की जानिब वापस आ रहे हैं तो ये मुल्क और कौम का भला ही है, इनको आने दिया जाए। सही है, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब ही करेंगे सब कुछ। बिल्कुल ठीक है बाबर साहब, ये सही टैक्टिक है? आपको लग रहा है कि शहबाज शरीफ आप जनाब अपना रंग दिखा रहे हैं? उसामा साहब, मैंने तो आपसे कहा था कि मुहर्रम के बाद आपको नज़र आएगा कि शहबाज शरीफ जो है नून लीग को लीड कर रहे होंगे और पीडीएम की सियासत को लीड कर रहे होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देख लें कि वो अपना उन्होंने चार्ज संभाल लिया, फुल स्विंग वो जिस तरफ जाना चाह रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, जिस डायरेक्शन में नून लीग को लेके जाना चाह रहे हैं, उस साइड पे वो चलना शुरू हो गए हैं। और मरियम 22 अगस्त को उनके बेटे की वो निकाह है और मेरे इत्तला के मुताबिक आज उनकी लीगल टीम से बात हुई है और अंत वो एक पिटीशन भी शायद दायर कर दें। अच्छा। कि उनको बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। तो कहते हैं नवाज शरीफ के बाहर जाने में शहबाज शरीफ साहब का बड़ा रोल था, तो अब भतीजी के लिए भी वो गेम चेंजर, उनको गेम चेंजर कहा गया था। तो पता नहीं गेम चेंजर है या मनी चेंजर है, लेकिन ये है कि मरियम का वो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी तो शहबाज शरीफ ही होंगे। ठीक। तो अगर मरियम भी जाती हैं तो वो ये चीज़ें समझ सब ऐसे नहीं होती हैं। ठीक कि एकदम मरियम के बेटे का निकाह आ गया और जनाब एकदम ये सारा कुछ हो गया। ये पूरा कहीं ना कहीं से डोरी हिलती है और वो डोरी हिलती हिलती यहाँ तक आती है और उसके बाद फिर चीज़ें आगे चलती हैं। और ये जो डोरियाँ ना, ये जब तक ये पीछे से नहीं हिलेंगी उस वक्त तक पंजाब में तब्दीली नहीं आनी, ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा। जो आप अभी कह रहे हैं कि चौधरी परेज लाई, अभी मुर्दा साहब कह रहे थे चौधरी परेज लाई और नून लीग की मोहब्बतें जितनी मर्जी गुड़ियाँ हो जाएं मुर्दा साहब, जब तक डोरी नहीं ना हिलनी उस वक्त तक चौधरियों ने भी नहीं हिलना। खाली यहाँ पे मोहब्बत चलती रहनी है। इससे आगे चलने के लिए पीछे से डोरी हिलना बहुत ज़रूरी है। सही। और वो डोरी कब हिलेगी इसका सारे इंतजार करें, इसका इंतजार नून लीग भी कर रही है। ये इसीलिए वो चुप करके बैठे हुए। वो बाबा भी पार्टी से कहते हैं कि अपना नंबर गिर तो दिखाएं, पहले बताएं कि चौधरी आते हैं कि नहीं आते। और जहांगीर टीम के साथ जो MPs है वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपनी सीटें गवा लें, हुकूमत चेंज हो जाए और उसके बाद उनको क्या मिलेगा। डोगर साहब ये जो आप बात कर रहे हैं ना डोरियां हिलने की, देखें अगर सियासत में ये बात जो है वो आम हर मुंह के ऊपर आ जाए, हर ज़ुबान के ऊपर आ जाए कि डोरियां हिलेंगी तो काम होगा, तो फिर सियासत तो कुछ ना हुई, फिर सियासत तो ख़त्म है। और ये एक जहर कातिल है और बाकायदा तौर पे ये आहिस्ता आहिस्ता से पेनिट्रेट जो है वो लोगों के ज़हनों में किया जा रहा है कि डोरियां हिलेंगी तो काम होगा। पॉलिटिक्स को वापस पॉलिटिक्स में लाना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि पॉलिटिक्स जो है उसको सियासी बातों का काम है, उसको उनको करने दें। एक है आइडियलिज्म, एक है आइडियलिज्म, एक है कि ये होना चाहिए, एक है कि ये हो रहा है। जो हो रहा है हमने तो वो डिस्कस करना है ना, बाकी तो आइडियलिज्म है। असल चीज ये है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि चौधरियों के साथ मोहब्बतें तो पिछले 3 साल से हैं, लेकिन क्या चौधरी PTI को छोड़ के नून लीग पे पार्टी के पलड़े में आएंगे? तो उसका जवाब ये है कि पीछे से डोरी हिल जाएगी, वो आ जाएंगे। अच्छा, और डोरी अभी तक नहीं हिल रही, ये मुझे पता है। बिलावल भी कुछ डोरियां हिला रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहा जा रहा है कि जी उन्होंने स्पीकर बलूचिस्तान ने वो डोरियां नहीं ला रहे, वो गांठियां डालते हैं। वो डायरेक्ट सामने आ रहे हैं। तो वो कोई राबता भी कर रहे हैं जनाब स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बजंजो साहब से, और लड़ाई अब चल पड़ी है एक दफ़ा फिर और वाज़े होकर स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के दरमियान। अब हमने पहले भी पाकिस्तान की तारीख़ में बड़ा अफसोसनाक वाक़या देखा कि असम्बली के गेट तोड़े गए, वहाँ पर जिस तरह से धक्कम पेल हुई और पुलिस और असम्बली अरकान जो हैं आमने सामने आ गए, जनाब पर्चे दिए, थाने जाकर बैठ गए। बड़ा अफसोसनाक था सब कुछ। अब ये अजीब बात ये है गुलाम नबी साहब, दोनों एक ही पार्टी के हैं। अब क्या ये पीपल्स पार्टी बाकायदा को मंसूबा लेकर आ रही है? बलूचिस्तान डिस्टर्ब हो रहा है सियासी तौर पर, वहाँ पर हलचल मच रही है, पंजाब में अलग वो ऑफर्स कर रही है। ये क्या पूरी प्लानिंग हो रही है? सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब भी चले गए, अब्दुल कादिर बलोच साहब भी चले गए पीपल्स पार्टी में। तो जरदारी साहब ने पहले भी गेम बदली थी और उसका क्रेडिट लिया था कि ये नून लीग का सारा कुछ हमने किया है बलूचिस्तान में और सेनेट में जो किया। अब एक दफ़ा फिर वो एक्टिव हो गए। देखें अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो पिछले 5 साल हैं उसकी तरफ आप देखें ना, तो आपको आखिरी 1-1.5 साल में इसी तरह की मूवमेंट्स होना शुरू हो गई थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट ख़त्म करके, आपको पता है कि उन्होंने बलूचिस्तान में क्या किया था। तो यही सूरत हाल जो है वो अब वहाँ पे फिर दोबारा डेवलप की जा रही है। हालांकि
सीएम बलूचिस्तान जो हैं पढ़े लिखे आदमी हैं, काम भी कर रहे थे और तरीक़ाकार भी जिस तरह उनका है जमातों को साथ लेके चलने वाला। लेकिन अब क्योंकि पावर पॉलिटिक्स में 2-3 लोग जो हैं वो नून लीग छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है, तो वो अपनी स्पेस बनाने के लिए, अपने मसल दिखाने के लिए, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये कह रहे हैं कि आप फ़लाँ लोगों से रब्ते करें, उनको हिलाएं, और हम हिला सकते हैं। जिस तरह बाबर डोगस्तान ने बड़ी तलख बात की ना कि हकीकत ये है और आइडियलिज़म ये है। हकीकत ये है कि वहाँ पे आप 10-50 करोड़ रुपया ले जाएं और बलूचिस्तान में वज़ीर आला बना दें जिसको बनाना है। तो वो वहाँ तो फिर अगर ये करना है तो फिर पैसे ट्रक ले जाएं एक भर के, और जिसको वज़ीर आला बना के आ जाएं वहाँ, तो फिर ये होगा। नहीं, लेकिन तो हकीकत वहाँ की इस तरह से है। और अगर बाबर साहब में बयान आता है, जी वो बात ठीक है, हकीकत अपनी जगह है, असल कहानियाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मगर जो बयान दिया जा रहा है वो ये कि जी मेरे हल्के में मुदाखलत करते हैं। जाम कमाल स्पीकर साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आला मेरे हल्के में मुदाखलत कर रहे हैं, 3 साल से मैं खामोश हूँ, अब मैं खामोश नहीं रहूँगा, इसलिए खामोश रहा कि पार्टी को नुकसान ना पहुँचे, और अब अगर पार्टी को नुकसान हुआ तो जाम कमाल जिम्मेदार होंगे। तो ये तो विद इन पार्टी ये सारा कुछ हो रहा है। और अब वो कहते हैं कि जी ये जमात पार्टीज हैं, उसामा गाजी साहब, उसामा गाजी साहब किंग्स पार्टीज़ हैं। ये इसी इनका अंजाम इसी तरह ही होता है, जब वो भानुमती के कुनबा इधर से उधर से इकट्ठा करके, आप देखिए ये पार्टी बनी कितने दिन पहले थी इलेक्शन से, और किस तरह से ये कौन कौन से लोग कहाँ से इकट्ठे करके बनाए गए थे। तो अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ तो हर बंदा लॉर्ड है, वहाँ हर बंदा खान है, तो वो कोई किसी की हकमियत जो है वो तस्लीम नहीं करता या किसी को सुपीरियरिटी देने के लिए तैयार नहीं है, सारे सरदार हैं। तो वो अब अगर देखा जाए चेन ऑफ कमांड के तहत, तो स्पीकर जो है वो इंडिपेंडेंटली अपनी असेंबली चला रहे थे, बिजनेस हो रहा है, और वज़ीर आला अपना सेक्रेटरीट चला रहे हैं। तो स्पीकर का तो वैसे कोई बाहर इंतजामी मामलात में काम नहीं बनता, उसका काम तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, तो वो उसको देखे अपने हाउस को चलाने के लिए। ये असल मसला बाबा साहब, हर कोई इलेक्टेबल है, हर कोई सरदार है, हर कोई अपने अपने हल्के में ताकतवर है। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब 2018 में भी जब सनाउल्लाह ज़हरी वज़ीर आला थे तो ये उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आए थे, और वो तहरीक कामयाबी हो गई थी, और आखिरी 6-7 महीने के लिए ये वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे हैं। उसके बाद जब बाब बनी, और उसके बाद भी ये वज़ीर आला के बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे। अभी भी जो वज़ीर आला जाम कमाल साहब हैं, उनका ये ख्याल है कि बिजंजो साहब जो है वो उनके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टाने के लिए तैयारियाँ करते रहते हैं। इवन पीछे जब अपोजिशन ने इनके ख़िलाफ़ बड़ी स्ट्रॉन्ग एक मूवमेंट चलाई, उस वक्त भी जाम कमाल ने एक स्टेटमेंट में ये कहा था कि जी ये अपोजिशन के पीछे स्पीकर हैं। तो उनको हमेशा से ये ख़तरा रहता है कि बिजंजो साहब किसी भी वक्त जो है ना वो उनका धड़न तख्ता कर देंगे। अब बलूचिस्तान में कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, नून लीग के कुछ सेनेटर जो लोग हैं वो सनाउल्लाह ज़हरी समेत जो है वो अब फिर पार्टी में चले गए हैं, और फिर पार्टी जो है बिलावल जो है उनकी एक शदीद ख्वाहिश है। लास्ट टाइम भी अब्दुल कुद्दूस बिजंजो जो थे वो फिर पार्टी की मदद से वहाँ पर वज़ीर आला बने थे। तो अब फिर पार्टी जो है वो बलूचिस्तान पर फोकस कर रही है। तो ये लग रहा है कि शायद हो सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने तो क्या करना है, पीछे आसिफ अली जरदारी जो है वो कोई गेम ऐसी चलाएं कि जाम कमाल का तख्ता फिर उलट जाए, और अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब जो है वो दोबारा एक मिलजुला इश्तराक बना के हुकूमत बना ले वहाँ पर। तो ये तसल जो है वो वज़ारत आला की है। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब जो है वो पूरा जोर लगा रहे हैं, पहले भी वो वज़ीर आला रह चुके हैं, इसी तरीके से वज़ीर आला बने थे, और वो दोबारा एफर्ट कर रहे हैं। तो और उनको पूरी आशीर्वाद जो है वो पीछे से पे पार्टी की हासिल है। लेकिन इसको लालच कहें, असर रसूख की जंग कहें, जो भी आप कहें, लेकिन ये महलाती साजिशें हैं। हम ये नहीं देखते कि अवाम की फलाह बहबूद या डिलीवरी पर, गवर्नेंस पर आप काम करके लोगों से वोट लें। तो पीपल्स पार्टी को पहले भी कुछ नहीं मिला था, ये सब करके क्या मिल गया था? उनकी तो हुकूमत नहीं बन सकी थी, सिंध में उनकी हुकूमत ज़रूर बन गई थी। तो इस बार फिर ये ना हो, क्योंकि आगाज़ इसी तरह हुआ था, बलूचिस्तान से हुआ इंस्टेबिलिटी का नून लीग के खिलाफ, और फिर करते करते आपने देखा फिर इलेक्शन तक क्या हाल हो गया था। तो ये कहीं तरीके इंसाफ के साथ भी ऐसा ना हो। अगरचे बलूचिस्तान अवामी पार्टी से आगाज़ हो रहा है और इत्तेहाद में तरीके इंसाफ है, तो आपको लगता है कि ये वहाँ से कुछ चल के वो जिस तरह डोमिनोज इफेक्ट होता है आगे तक आए? साहब देखें, जिस तरह से बिलावल ये चाह रहे हैं कि पंजाब में तब्दीली आए, उस पर वो नून लीग को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो हर एक का दिल करता है कि वो गेम चेंजर हो, किंग मेकर हो और उसकी मर्जी की वहाँ पर गवर्नमेंट हो। अगर अब्दुल कुद्दूस जो वज़ीर आला बन जाते हैं तो एटलीस्ट पीपल पार्टी के वो बहुत करीब होंगे और पीपल पार्टी जो है उसका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होगा वो पार्टी को, और अगले इलेक्शन में कुद्दूस बिंजो के होते हुए पार्टी की पोजीशन जो है सिंध में मजबूत हो सकती है। सही है। गुलाम रज़ा साहब, आपको क्या लग रहा है? देखिए, इससे पहले भी जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी बलूचिस्तान की, तो एक ऐसा एक एग्रीमेंट हुआ था कि 2.5 साल जो है वो जो मौजूदा वज़ीर आला हैं वो रहेंगे और 2.5 साल जो है किसी और को बारी जो है दी जाएगी। आपने 1 साल पहले ये एक कुछ तकरीबन 6-7 माह पहले आपने ये सुना होगा, वहाँ से इस तरह की आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी कि जाम कमाल साहब को हटा दिया जाए और फिर ये कि इनकी जगह पे जिनके साथ बातचीत हुई है उनको लाया जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो वाली बात जो ज़बानी तौर पे हुई थी वो तहरीरी मुआहदा नहीं था कोई भी, और ज़बानी बातचीत जो है वो अब कोशिश की जा रही हो कि उनको आप रिज़ाइन करें, नहीं तो फिर हम या वो रिज़ाइन ना कर रहे हों तो अब उनको फिर इस तरह से हटाने के लिए कोशिश की जा रही हो। तो ये अब्दुल कुद्दूस बिंजो साहब के इससे पहले आप जानते हैं कि राब्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे और अब दोबारा भी यकीनन उनके राब्ते वहीं पे ही हैं, और वो जो बाकी लोग हैं जो अभी 2 जनरल साहब भी गए हैं वहाँ पे, तो वो भी इनको सपोर्ट करेंगे। उनके साथ जो 2-4 लोग हैं उनको सपोर्ट करने की ब्रेक का कहा जा रहा है। न्यूज़ अपडेट्स हैं, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल की। इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर 2 टोक अल्फाज में सख्त लहजे में अमेरिका को जवाब दिया है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ है। ISPR के हवाले से इस बारे में बताया भी जा रहा है। अब से कुछ देर पहले जो धमाका हुआ वाक़ के इलाके में फैक्ट्री में, उस हवाले से हम देख रहे हैं कि ISPR की तरफ से कहा जा रहा है कि 3 इसमें लोग जहाँ बहक हुए हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और तकनीकी ख़राबी की वजह से इसको कहा जा रहा है। गुलाम रज़ा साहब, क्या डिटेल्स मज़ीद आ रही हैं इस वाक़े के बारे में? ये एक एक्सीडेंट जो है वो बताया जा रहा है कि एक्सीडेंटल ये एक्सप्लोजन था और इसमें 3 लोग जो हैं वो एम्प्लॉइज़ हैं PF वाह के, वो शहादत उन्होंने नोश की है, जबकि 2 जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त है और वहाँ पे जो ज़ख्मी थे उनको हस्पताल पहुँचा दिया गया है और उसके साथ बाकी तमाम जो जाए हादसा है उसको क्लियर कर लिया गया है और अभी सिचुएशन जो है वो नॉर्मल है। और बस ये तफसीलात हैं, कोई ज़्यादा इससे ज़्यादा तफसीलात नहीं है। बहुत ज़्यादा कोई बड़ी वो नहीं थी, एक्सीडेंटल था, यानी कि जो काम वहाँ पे हो रहे होते हैं उन कामों के दौरान ही ये जो वाक़या है वो हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ असलहा साजी का ही कारखाना है, तो कुछ ना कुछ ऐसी कोई चीज़ ऐसी हुई है जिससे ये धमाका हुआ था। अच्छा, अब ये चूँकि हमारा एक मुल्क का एक अलमिया है कि हमसाए जिस तरह से हमारे हैं, एक तरफ हम देखते हैं भारत है, उसकी वजह से भी हर वक्त ये खदशा रहता है तखरीबकारी का। अफ़गानिस्तान की जिस तरह की सूरत हाल है, अफ़गान हुकूमत वहाँ NDS का हमने देखा, तो कोई भी इस तरह का वाक़या होता है तो एक खदशा ज़रूर हो जाता है कि ये कोई खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का वाक़या है, क्या है। लेकिन बहरहाल पता ये चला है कि ये एक हादसा है और अब जाए हादसा को क्लियर कर लिया गया है। मगर अफ़गानिस्तान की अगर हम सूरत हाल की बात करें बाबर डोगर साहब, तो अब इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने गैर मुल्की सहाफ़ियों से बात करते हुए बात कही है, तो बड़ा, जिसको आप कोई अनडिप्लोमेटिक कह लें, आप कहें कि जनाब बड़ा उन्होंने एक सीधी सीधी बातें कही हैं, जो भी आप उसको अल्फाज करते हैं कि जी अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान उसका गंद साफ़ करे, यानी मैस। उन्होंने कहा है कि 20 साल में जो मैस क्रिएट किया अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर, वो अब कह रहा है कि पाकिस्तान उसको साफ़ करे। और पाकिस्तान का जो असर रसूख है तालिबान पर, वो उसको पता नहीं क्या समझता है कि क्या कर दे। पाकिस्तान ने जब भी तालिबान से कोई बात की है, और इमरान खान साहब कहते हैं कि उनके कुछ ख़ानदान के लोग यहाँ पर हैं, उस वजह से हमारा थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है। अब ये तो नहीं कि उनके ख़ानदान को जेल में डाल देंगे, तो वो सुन लेते हैं। अब मर्ज़ी तो अपनी करते हैं और इसके हमें सबूत भी नजर आते हैं। पाक-अफ़गान बॉर्डर पर जहाँ पर तालिबान का कब्जा होता है, वहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी करते हैं, सुनते ही नहीं कि बॉर्डर बंद करना पड़ जाता है।
तो अब जो वो ये कह रहे हैं कि उनसे जब भी कहा तो कहते हैं जी अशरफ गनी जो है उसको हटाया जाए। अभी दोहा में भी जो बात हो रही है वहाँ पर वो भी कहते हैं जी अशरफ गनी को होते हुए तो कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई आप केयर टेकर सेटअप ले हैं तो बिल्कुल ठीक है, जंगबंदी की तरफ जा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो ये इमरान खान साहब अमेरिका के साथ इस तरह डायरेक्ट हो रहे हैं, फिर कहते हैं जी भारत के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, तो ये अमेरिका को खिलाफ नहीं कर रहे अपने? उसामा साहब, बात ये नहीं है कि कौन खिलाफ होता है या कौन खिलाफ नहीं होता। सबसे पहले पाकिस्तान को अपना इंटरेस्ट देखना है और हम अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। और ये नहीं चाहते कि 20 साल में जो पाकिस्तान में जिस तरह से धमाके होते रहे, जिस तरह से बेगुनाह लोग अपनी जानों से गए, हज़ारों के करीब लोग जो हैं वो शहीद हो गए, अरबों डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हो गया, कि ये तारीख दोबारा यहाँ पर एक दफ़ा फिर दोहराई जाए। अमेरिका तो 20 साल यहाँ पर रहा, वो यहाँ से भाग गया। अब वो पाकिस्तान से ये चाहता है कि जनाब एक तो हम यहाँ पर रेफ्यूजीज़ लेके आएँ, तालिबान के ख़िलाफ़ अफ़गान गवर्नमेंट की मदद करें ताकि तालिबान जो रिटेलिएशन में पाकिस्तान को टारगेट करें, और अमेरिका जो इंडिया है उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी रहे, इंडिया जो है उसको केक का मेजर हिस्सा भी मिले। अफ़गान गवर्नमेंट पाकिस्तान को बुरी भला कहते रहे, इंडिया भी बुरा भला कहे, ये दोनों एक रहें, पाकिस्तान इनका गंद भी साफ़ करे और इनके हाथों जूते भी खाए और पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी भी हो। अल्टीमेटली सारी चीज़ का रिजल्ट यही निकलेगा ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो उस चीज़ के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है। हम सबसे पहले पाकिस्तान, इसके बाद सारा कुछ। ये जो पॉलिसी है, मेरा ख्याल अगर ये पहले अपना ली जाती तो शायद चीज़ें इतनी ख़राब ना होती जितनी हुई पिछले 20 साल में। सही, तो बिल्कुल सही पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि हमने ना अमेरिका के साथ जाना है, ना हमने किसी और के साथ जाना है, हमने अपना मफाद देखना है। अब इमरान खान साहब ने एक चीज़ बड़ी क्लियर कह दी कि अशरफ गनी की मौजूदगी में तालिबान जो है बातचीत नहीं करेंगे। अब इन्होंने एक और, कतर ने एक और ऑफ़र कर दी कि जी अगर तालिबान जो है उनकी जो अशरफ गनी है उनकी तरफ से ऑफ़र आई है कि जनाब जो अफ़गान गवर्नमेंट है उसमें इनको शेयर दे दिया जाता है, और इसकी तस्दीक अब्दुल्ला जो है उन्होंने भी की है। उन्होंने भी कहा कि जनाब हमने कतर गवर्नमेंट से एक प्रपोज़ल दी है और देखिए कि उसका क्या रिजल्ट आता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ना हमने शेयर की बात की है, लेकिन ऑफ कोर्स यही बात की है कि अगर तालिबान गवर्नमेंट में शेयर होल्डर बढ़ते हैं तो फिर खाना जंगी बंद की जाए। असल इशू ये है कि तालिबान किसी सूरत में अशरफ गनी के नीचे काम करने को तैयार नहीं है। यही बात बड़ी क्लैरिटी के साथ इमरान खान ने की है कि तालिबान की डिमांड ये है कि इस कठपुतली गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाए, कोई एक इंटरम सेटअप बनाया जाए जिसमें सारे स्टेक होल्डर जो हैं उनको अकोमोडेट किया जाए, और वो गवर्नमेंट कोई कठपुतली गवर्नमेंट ना हो, वो डिसीजन मेकिंग बॉडी हो, और वो आगे साल 1.5 साल में अमन कायम करके तो वहाँ पर इलेक्शन करवा दे। यही तालिबान चाह रहे हैं, यही पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान ने भी कहा है कि हम किसी एक फरीक के साथ खड़े नहीं होंगे, हम एक कंसेंसस गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे। और वो कंसेंसस गवर्नमेंट क्या है कि यही है कि जनाब सारे स्टेक होल्डर जो हैं वो, जिस आप दोहा में कॉन्फ्रेंस है वहाँ पर एग्रीमेंट कर लें। तालिबान की डिमांड ये कि अशरफ गनी जो है वो रिज़ाइन दें, और उसके बाद एक इंटरम गवर्नमेंट जो है सारे जो फ्रीक हैं वो बैठ के एक इंटरम गवर्नमेंट बना लें, और अल्लाह खैर सला अमन कायम हो जाएगा। लेकिन असल में अमेरिका की आगे कठपुतली इंडिया और उसकी कठपुतली अफ़गान गवर्नमेंट ये नहीं चाहते कि अशरफ गनी की गवर्नमेंट किसी तरीके से भी जाए। वो ये चाह रहे कि अफ़गानिस्तान पर अपना कब्ज़ा रखें, अपनी मोनोपली कायम रखें, और इस चक्कर में वो अफ़गानिस्तान को मज़ीद खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं। एक ही हल है, वो हल है ये अशरफ गनी जो है वो रिज़ाइन कर दें। अच्छा आप सर पानी दे दें। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा साहब, सिर्फ मैं आपके सामने खबरें रख रहा हूँ, एक हफ्ते के अंदर अंदर 10 दारुल हुकूमतों पर तालिबान कब्ज़ा कर लेते, कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। अमरीकी सदर कहता है जी हम बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंस ही नहीं हो पा रही इन फोर्सेस से, अफगान फोर्सेस से, इनके इतना कुछ देकर गए असलहा, और पता चलता है कि जी वो ब्लैक मार्केट में बिकता रहा, करप्शन इतनी हो गई। काबुल घेरे में आ चुका है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है, अमेरिका के जितने थिंक टैंक्स थे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, वो गलत साबित हुई। अब वो कह रहे हैं नहीं जी 90 दिन में काबुल पर कब्जा हो जाएगा। अब लेटेस्ट ये आ रही है, फिर कहते हैं 30 दिन में घिराव हो जाएगा। कोई किसी ने सवाल पूछा जी कि 3 दिन तक क्या होगा, काबुल पर कब्जा तो नहीं हो जाएगा, तो उसका जवाब भी नहीं दिया उन्होंने। यकीन भी नहीं है उनको कि 3 दिन में भी पता नहीं क्या हो जाए। सूरत हाल इतनी ख़तरनाक है।
तो ये अमेरिका का अगर हम देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, तालिबान को बनाने में, अलकायदा को बनाने में अमेरिका का हाथ, रशिया को तोड़ने के लिए 1979 में जो कुछ हुआ, और उसके बाद 10 साल ये जंग रही, उसके बाद फिर भाग गया अमेरिका यहाँ से निकलकर, सब कुछ दिया। उसके बाद तो जाहिर है कि जितनी यहाँ तबाही थी, 10 साल बाद फिर अमेरिका में जो वाक़या हुआ और 20 साल फिर अमेरिका यहाँ आ गया, तो अमेरिका को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि अगर वो यहाँ पर तबाही फैलाकर बस हाथ झाड़ कर निकल जाएगा, और यहाँ पर अगर तबाही रही, कोई डेवलपमेंट ना हुई, कोई तालीम ना हुई, लोगों की सेहत ना हुई, रोज़गार ना हुआ, तो यहाँ तो कभी हम नहीं आ सकेगा। तो ये अमेरिका के लिए समझना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? उनके तो बड़े थिंक टैंक्स हैं, बड़े दानिश्वर लोग, अक्लमंद, हिस्ट्री उनके सामने, ये कोई पुरानी, कोई सदियों पुरानी तो नहीं है, ये तो अब की बात है। पाकिस्तान अगर ये चीज़ समझ गया कि अमेरिका पहले भाग गया था, अब भी छोड़कर भागेगा, हमने अगर फेंसिंग कर ली, इतना पाकिस्तान में इतना पैसा था, पाकिस्तान बेहतर फैसले कर रहा है कि जी हमने अब ये नहीं है कि महाजरीन को हम यहाँ बसाएं, सर आंखों पर, ज़ाहिर है मजलूम लोग हैं, उनको वहीं पर वो रखें, अमेरिका वो भी नहीं मानता। तो ये क्यों इतना मुश्किल हो गया है अमेरिका के लिए ये सारा कुछ समझना? देखिए, प्री प्लान्ड ये अमेरिका का प्लान है और इसकी एग्जीक्यूशन हो रही है। उन्होंने यकदम जो यहाँ से इनखला किया, और उनको पता था कि तालिबान कहाँ, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी उनके पास कि तालिबान कहाँ पे मौजूद हैं और वो किस तरह से कितने वक्त में वो काबुल तक पहुँच जाएंगे, ये उनके पास पूरी रिपोर्ट्स थी। और उन्होंने ये जानबूझकर इस हालात में अफ़गानिस्तान को छोड़ा, और इस तरह से छोड़ने का उनका मकसद भी समझ में आता है कि चाइना के वो सामने खड़े हैं, और चाइना को वो किसी भी लिहाज से वो पूरी दुनिया में उसकी इकॉनमी को, उस मुल्क को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके कोई भी इक़दाम उन्हें करने पड़े तो वो किए जा रहे हैं। वो उनका ये था कि जो ही यहाँ पे इस तरह की सूरत हाल डेवलप होगी और अशरफ गनी की हुकूमत को तालिबान नहीं मानेंगे, कुछ और इस दौरान प्रेशर ग्रुप्स उठ जाएंगे, आपस में लोग लड़ पड़ेंगे, और उसके बाद CPEC का जो मुस्तकबिल है, जो एशियाई, सेंट्रल एशियन स्टेट्स की जानिब बढ़ना है इस प्रोजेक्ट ने, वो भी नहीं बढ़ सकेगा, और बहुत सारे दीगर प्रॉब्लम्स भी उसके साथ हो जाएंगे। तो इससे 3-4 उनके मकासद थे जो वो हासिल करना चाह रहे थे। हमें भी इंगेज रखना चाह रहे थे, चाइना को भी इंगेज रखना चाह रहे थे, रशिया को भी रखना चाह रहे थे। इस काम के लिए उन्होंने इंडिया को चूज़ किया कि वो आगे आए और वो उनकी हेल्प करे। देखें, अगर तालिबान अफ़गानिस्तान में मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हासिल कर लेते हैं और हुकूमत बना लेते हैं और वो ताकत में आ जाते हैं मुकम्मल तौर पर, तो ये भी पाकिस्तान के लिए कोई खुशी की बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे दुश्मन हैं, जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं, वो भी ये बात सोचना शुरू कर देंगे कि देखें, साथ वाली हुकूमत जो है वो तालिबान ने हासिल कर ली है, और ये तो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह के जो सोचें हैं ये डेवलप होंगी। और अगर इसके साथ हम ये देखें कि जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बात की कि हम इस तरह से अब काम नहीं कर सकते, नहीं चल सकते साथ, तो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप उनकी इंडिया के साथ है। जी। अमेरिका ने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप इंडिया के साथ बना रखी है, मुआहदे उनके साथ हो रहे हैं, गपशप मोहब्बत उनके साथ है। तो हम अब किस तरह से, और हमें फंसा भी दिया गया है, हम तो इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए आपकी बात सही है करेंगे। सर, बाजी भी देखा कि सब इतना वो प्लान भी नहीं चलता, कि अमेरिका को भी अल्टीमेटली नुकसान होता है। आज वियतनाम में आप देखें, बड़े अच्छे उसने ताल्लुकात बनाए हुए हैं, तो कल को उसको अफगानिस्तान की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ठीक है कि ईरान, रूस, चीन, पाकिस्तान हमसाए हैं अफगानिस्तान के, तो यहाँ सूरत हाल ख़राब रहेगी तो वो तो सबके खिलाफ है। बहरहाल हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी क्यों परेशान है, तरक्कियाँ क्यों रुक गई हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। इमरान खान साहब को जब से हुकूमत मिली है वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, और उन्होंने कहा जी अफसरशाही निज़ाम को हमने बदलना है, ब्यूरोक्रेसी को बदलना है। आप कोई भी दुनिया में निज़ाम देख लें, वहाँ पर जो सरकार है वो इन्हीं अफसरान के थ्रू, इन्हीं सरकारी मुलाजमीन के थ्रू चलती है और लोगों तक सहूलियात पहुँचाई जाती हैं, गवर्नेंस इसी को कहते हैं। अब ख़बर यह है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं जी मैं रोज़ाना की बुनियाद पर परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, और ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से, उनकी तरक्की के हवाले से बोर्ड का इजलास होना था वो नहीं हो पा रहा,
और ब्यूरोक्रेसी परेशान है। वैसे जब से इनकी हुकूमत आई है तब से ब्यूरोक्रेसी तो मुसलसल मैं देख रहा हूँ परेशान है। पता नहीं उनकी उम्मीदें क्या थी। इमरान खान सब कहते हैं कि जी वो नून लीग के दौर की आदत पड़ गई, वो उनके ज़ाती मुलाज़िम बन गए, 30 साल से ये हो रहा था, लेकिन हम कोई बहुत कुछ ख़ास इतना बड़ा देख नहीं सके। सिर्फ हमने ये सुना ज़रूर कि ऐसा कुछ किया जा रहा है कि जी आपको वक्त से पहले भी रिटायर किया जा सकता है, परफॉर्मेंस होगी तो होगा। फिर कभी कहा गया ब्यूरोक्रेसी परेशान ना हो, नैब उनको कुछ नहीं कहेगा। गुलाम नबी साहब, अब ये क्या किया जा रहा है? कोई इनका 1-1.5 साल रह गया है, कोई मोराल बुलंद करने के लिए हो रहा है, परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए हो रहा है, ये क्यों मामला रुक गया है इनकी तरक्कियों का? 4 महीने से जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड है उसका इजलास नहीं हुआ, 4 महीने पहले से डिले है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जो ट्वीट किया है उसमें बताया कि मज़ीद 2 माह और लग सकते हैं। हो क्या रहा है, ये बड़ी स्टोरी है। यहाँ पे एक बड़ी शख्सियत हैं इस्लामाबाद में, वज़ीर-ए-आज़म के बातमाद, उन्होंने, आपको पता है कि जो मशीर थे इस्लाहात के डॉक्टर इशरत हुसैन, जी जी बिल्कुल, वो उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया उनकी वजह से। जी, इस्तीफ़ा दे गए वो। जी जी। तो ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात के हवाले से जो कैटेगराइजेशन की जा रही थी उसमें लोगों की काबिलियत, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव क़ुव्वत, उनको इंतज़ामी तजर्बा और दीगर चीज़ें जो थी वो उसमें शामिल की गई थी। अभी जो ये सारी सूरत हाल हो रही है इसमें कोशिश की जाएगी कि जो नून लीग के मोहब्बत करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं या कुछ और तरह के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको 21 में रिटायर कर दिया जाए, उनको 22 ना दिया जाए। और फिर उसके बाद ये वर्किंग है, बाकायदा इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। अच्छा। और 2 महीनों में और मज़ीद वर्किंग कर ली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का स्वाबदीदी इख्तियार है, देखें उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता कि जी पीछे को 5 लोगों को कर दिया है तो 7 लोगों को, बाकियों को कोई क्यों नहीं किया। 30 और 40 के दरमियान जो तकर्रियाँ हैं वो 21 से 22 की होनी है जी, क्योंकि 4 महीने वो और 2 महीने ये, 6 महीनों में तकरीबन जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक DMG की 12-15 सीटें हैं जो फिलअप होनी हैं। उसके साथ पुलिस सर्विस की 5 हैं, बाकी कुछ जो हैं मिलिट्री लैंड एंड कंट्रोलमेंट्स की जो होती हैं, मिलिट्री अकाउंट्स की, वो एक वो है, 2-3 और सीटें, इस तरह से कुछ 30 के करीब सीटें बनती हैं जो 22 में लोगों ने जाना है। तो 21 में ये एक ऐसा छानना बनाया जा रहा है, ये एक ऐसी छलनी बनाई जा रही है कि जिसमें से लोगों को वज़ीर-ए-आज़म अपनी स्वाबदीद के ज़रिए से 21 से 22 में पास करेंगे। अच्छा। और वो 22 में जाएंगे, बाकी जो है वो 21 के ऊपर ही रख के उनको ठीक है, की पोजीशंस उनको नहीं मिलेंगी। अच्छा। और जो ये बार बार कहा जाता रहा, ये ठीक है। डॉक्टर साहब, आपका बड़ा तजुर्बा है। KPK के लोग जो हैं वो बड़ी KPK के लोग जो हैं वो खासी तादाद में आप ये देखेंगे कि वो आगे आएंगे, तैनात होंगे। अच्छा। इनफैक्ट ना ये जो ग्रेड 21 से 22 में जो प्रमोशन है ना, इसके लिए एक हाई पावर्ड एक बोर्ड बना हुआ है जिसमें सेक्रेटरी स्टैफ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर और जो सेक्रेटरी कैबिनेट होता है वो उसके मेंबर होते हैं। इसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। और जब नवाज शरीफ का दौर था तो उस वक्त ये 2 पॉलिटिकल बंदे इसमें बिठाया करते थे। अच्छा। एक एहसन इकबाल और एक इसहाक डार। और ये जो दोनों पॉलिटिशियंस होते थे ये प्रिवेल करते होते थे कि जो भी प्रमोशन होनी थी। इमरान खान के दौर में अब ये तरीक़ाकार ये हुआ कि उसमें सेक्रेटरी कैबिनेट, स्टैफ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अरबाब शहजाद और डॉक्टर इशरत, ये सारे इसमें इसके मेंबर हैं। पहले 2 बोर्ड हुए हैं, उन 2 में 2 बंदे डेफर हुए। एक फजील हसन कादी जो चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान थे और दूसरे डॉक्टर तकीर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे शहबाज शरीफ के, मॉडल टाउन इंसिडेंट वो सारा। तो इस दफ़ा एक बड़ा सरप्राइजिंग है, जिस तरह से मुर्दा साहब कह रहे कि 4 महीने से पहले ही लटके हुए थे। और इसमें पंजाब में भी 2 नाम थे DMG ऑफिसर्स के और कुछ पुलिस ऑफिसर के 2-3 नाम थे जिन्होंने प्रमोट होना था। और इन प्रमोशंस के नतीजे में बड़े बड़े फैसले भी होने थे। कईयों ने चीफ सेक्रेटरी लगना था और कई बड़े बड़े कलीदी ओहदों पर लोगों ने जाना था। मसला जो मेरी इतलात हैं उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे इमरान खान साहब पे जिनका बहुत प्रेशर है कि इनको ग्रेड 22 में प्रमोट किया जाए,
डिस्क्रिप्शन ये प्राइम मिनिस्टर की है। ग्रेड 21 से 22 की डिस्क्रिप्शन प्राइम मिनिस्टर की है। उसमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं, उसके बाद उसमें इनपुट होता है सेक्रेटरी कैबिनेट का, स्टैफ का और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का। ये 3 सेक्रेटरीज अगर किसी के हक में आ जाएं और उसमें रिपोर्ट्स आ जाए तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है। अब इसके अलावा कोई तीसरा और कोई यास्टिक नहीं है, कोई और एजेंसी नहीं है जिसकी रिपोर्ट लेनी है। और हाँ, ये प्राइम मिनिस्टर ये कर सकते हैं कि 2-4 और बंदों को डाल लें इसमें, लेकिन ये 3 ही सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। मेरी इत्तला ये है कि खान साहब पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है 2-3 ऑफिसर्स का, जिसको वो अवॉइड कर रहे हैं, जिसको वो प्रमोट नहीं करना चाह रहे। और इसी वजह से आज उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने कहा जनाब कि ग्रेड 21 से 22 की जो प्रमोशन है उसको मैं 2 महीने के लिए पोस्टपोन कर रहा हूँ और इन ऑफिसर्स की मैं खुद परफॉर्मेंस की एवेल्यूएशन करूँगा डे टू डे बेसिस पे। अच्छा। अब प्राइम मिनिस्टर के पास डे टू डे एवेल्यूएशन करना खुद कोई इतना आसान काम नहीं है। मैं कुछ ऐसे ऑफिसर हैं जिन पे इमरान खान साहब का ख्याल है कि इन पे शदीद करप्शन के चार्जेस हैं, इनको प्रमोट नहीं होना चाहिए, वो उनको नहीं करना चाह रहे, लेकिन उन पे प्रेशर आ रहा है। तो बल्कि अल्टीमेटली जो मुझे लग रहा है कि बोर्ड यही होना है, हाई पावर्ड बोर्ड यही होना है, इसी की अल्टीमेटली खान साहब को खिदमत हासिल करनी पड़नी है। उसके साथ ACR है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है, लेकिन फ़िलहाल वो प्रेशर जो है उसको उससे रिलीज़ करने के लिए अपने आप को इन्होंने उसको 2 महीने के लिए आगे डाल दिया है। जो मुझे पता है, मैं नाम नहीं किसी का ले रहा, मुझे पता है कि डॉट ऑन पता है कि कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिनका खान साहब के ऊपर प्रेशर है, जिसकी वजह से वो फ़िलहाल वो इस पर फैसला नहीं कर पा रहे। आप ये कह सकते हैं कि फैसला नहीं कर पा रहे कि इनको प्रमोट किया जाए या प्रमोट ना किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया। बाबर डोगर साहब जी, क्योंकि बाबर डोगर साहब एक जुमला हमारा भी सुन लें। जी 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 जरूर। एक जुमला हमारा भी सुन लें बाबर डोगर साहब। एक लाहौरी ग्रुप है और एक खान आजम ग्रुप है। अच्छा। बस बात इसी में ही है सर। अच्छा। चलें ठीक है, बड़ा आपने ढूंढ के लेके आए, बिल्कुल ठीक है। चलें, ये बाबर डोगर साहब कह रहे हैं सही है, क्योंकि आमतौर पर इमरान खान साहब ऐसी ट्वीट्स करते हैं जो सबके लिए, यानी पूरे आवाम के लिए, आप अगर पीछे देख लें जितने भी होगी शजरकारी का आपको नजर आएगी, कोई डिसीजन लेते हैं या कोई कारकर्दगी नजर आती है, इस सब के हवाले से। तो ये ब्यूरोक्रेसी का मामला, ये कोई ये नहीं होता कि 21 से 22 में जाना है, चंद एक लोग हैं, आप उंगलियों पर गिन सकते हैं और वो एक मामला है। तो ये तो किसी को लगता है गुलाम साहब बाकायदा पैगाम दिया गया है कह करके जी, और लिखा भी हुआ है कि वज़ीर आज़म की सरबराही में एक आला सतही बाख्तियार बोर्ड, वो अपनी तरफ से नहीं कह रहे कि मैंने ये किया, वज़ीर आज़म की सरबराही में एक आला सतही बाख्तियार बोर्ड इजलास में अफसरान की ग्रेड 21 से 22 में तरक्कियों के फैसले करता है। इस बोर्ड का इजलास 2 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया है क्योंकि मैं कारकर्दगी के मामूल के तर्जीहों से हटकर कारकर्दगी का जायजा ले रहा हूँ। ये तो किसी को पैगाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल पैगाम ही है। जिन लोगों ने प्रेशराइज करवाया है कि हमें 22 दे दें, हम जाने वाले हैं, रिटायर होने वाले हैं, तो वो उनके लिए पैगाम ही है कि भाई अभी तो टाइम नहीं है। अच्छा, तो होता तो जाहिर है कि जो तरीकाकार है वो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ही होगा, हाई पावर बोर्ड होगा, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो उसको चेयर करते हैं और उनका स्वाबदीद, मैंने पहले अर्ज किया कि प्राइम मिनिस्टर का स्वाबदीद इख्तियार है, वो किसी को प्रमोट करें या 2 माह है, ये कब 2 माह मुकम्मल होते हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।